Hello, friends. This is Pratik Gangwani, and I am the owner of the channel The Blooming Lotus. You have seen my series on the Vedic astrology and the Vastu, and I have just completed the chapter 1 and chapter 2, and I hope you like it. From chapter 3, I'm going to start a bilingual series. You will watch it in English and Hindi too, with subtitles. Thank you, friends. Have a nice day and stay blessed, stay blissful. Now your journey has been started, and me too. So we all take care of each other and have a nice. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ब्लूमिंग लोटस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु विद द बेसिक्स। इसमें हम जानेंगे कितनी राशि हैं, कौन कौन सी राशि हैं और इनके साइन क्या हैं और इनके रूलिंग प्लैनेट कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली राशि से। पहली राशि है हमारी मेष राशि, दूसरी राशि है हमारी वृषभ। पहली जो मेष राशि है उसके रूलिंग प्लैनेट है मंगल। वृषभ राशि के रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, शुक्राचार्य। तीसरी राशि है हमारी मिथुन, मिथुन राशि के रूलिंग प्लैनेट है मरकुरी। चौथी राशि है हमारी कर्क, इनके रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा। पांचवी राशि है हमारी सिंह, इसके रूलिंग प्लैनेट है हमारे सूर्यदेव। छठी राशि है हमारी कन्या, कन्या राशि के भी रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। जैसे मिथुन राशि और छठी राशि, तीसरी और छठी राशि के रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। आगे बढ़ते हैं। सातवीं राशि है हमारी तुला और इनके रूलिंग प्लैनेट है शुक्र। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी जो वृषभ राशि है और हमारी जो तुला राशि है, इन दोनों के रूलिंग प्लैनेट है शुक्र। आगे बढ़ते हैं। आठवीं राशि है हमारी वृश्चिक, इनके रूलिंग प्लैनेट है मार्स। एंड वृश्चिक राशि और मेष राशि के दोनों के ही रूलिंग प्लैनेट है मार्स। ठीक है, आगे बढ़ते। नौवीं है हमारी धनु राशि, धनु राशि के हमारे रूलिंग प्लैनेट है बृहस्पति। 10वीं है हमारी मकर राशि, मकर राशि के हैं शनिदेव। 11वीं है हमारी कुंभ राशि, कुंभ राशि के भी हैं रूलिंग प्लैनेट शनिदेव। और 9वीं और 12वीं के रूलिंग जो प्लैनेट हैं वो है हमारे बृहस्पति देव, इन दोनों के ही। तो इसमें चाहे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यहां पे शब्द की फोटो दे रखी है, कौन कौन से कैसे दिखते हैं ये प्लैनेट्स। शीप से डिनोट किया जाता है, बुल से डिनोट किया जाता है। ट्विंस हैं, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का है और एक लड़की। कर्क राशि में क्रैब है, सिंह राशि में शेर है, कन्या राशि में एक लड़की है जो फ्लावर्स पकड़े हुए है। तुला राशि में बैलेंस का दिखा रखा है। वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियन है। धनु में एक आर्चर है जो धनुष बाण खींच रहा है। मकर राशि के गोट है। कुंभ राशि के वाटर साइन है, मतलब किसी लड़की ने हाथ में पानी पकड़ रखा है एंड ये वो गिरा रही है। मीन राशि की फिश है ना। तो कंफ्यूजन ऐसा ना हो कि शीप एंड गोट, है ना। इसको कई जगह पे नाम ये भी दिया जाता है, नाम दिया जाता है रन, रन करके भी इसका नाम है ना। तो डोंट सॉरी रैम, RAM, रैम करके इसका नाम है। सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
शीप एंड रैम एक ये है और गोट अलग है, ठीक है। अभी साइन वाइन कुछ याद नहीं करने हैं, नथिंग इज टू रिमेम्बर, जस्ट अभी आप इसको रिमेम्बर रिवाइज करें कि मेष राशि के हमारे मार्स हैं, वृश्चिक राशि के हमारे शुक्रदेव हैं, मिथुन के आपके मरकरी हैं, कर्क के हमारे चंद्रमा है, सिंह राशि के हमारे सूर्य हैं, कन्या के फिर से हमारे आगे हैं क्या कहते हैं मरकरी देव जिसको हम बुध भी कहते हैं, है ना। तुला राशि के हमारे फिर शुक्र आ गए हैं, वृश्चिक राशि के हमारे आ गए हैं मंगल ग्रह, मेष और मंगल, ठीक है, मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह है। और धनु में हमारे आ जाते हैं बृहस्पति देव, और मकर और कुंभ में आ जाते हैं हमारे शनि देव। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दम, ओके। और मीन में भी आ जाते हैं हमारे बृहस्पति देव, धनु और मीन दोनों में हमारे बृहस्पति देव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सभी राशि के ग्रह लिख देता हूँ, रूलिंग प्लैनेट लिख देता हूँ। इनके हैं मंगल, मार्स, बस एक अभी याद करें आप, हिंदी में ही इसको ध्यान दें, ठीक है। मंगल, मंगल हो गए हमारे पहले, दूसरे हो गए हमारे शुक्रदेव, तीसरे हमारे हो गए बुधदेव, चौथे हो गए हमारे चंद्रदेव, पांचवे हमारे हो गए सूर्यदेव, फिर हो गए हमारे बुधदेव, तुला में हमारे फिर से हो गए शुक्रदेव, एंड वृश्चिक में हमारे हो गए मंगलदेव, धनु में हो गए हमारे बृहस्पति, मकर में हो गए हमारे शनिदेव, कुंभ में भी हो गए हमारे शनिदेव, एंड मीन में हो गए हमारे फिर से बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अब हम देखेंगे कि डिग्री इन प्लैनेट्स के पास आप कभी भी कोई भी कुंडली ओपन करके देखते होंगे आप, कि आप सोचते होंगे कि यार ये डिग्रीज क्या है, व्हाट इज, ये डिग्री क्या चीज है। तो इनके ऊपर ऐसे कुछ डिग्रीज लिखी होती है, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 24 लिखा हुआ है, यहाँ 26 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो these degrees are symbolizes their power and their result, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि एक वॉल है, ठीक है, किसी बच्चे ने बॉल फेंकी, छोटे बच्चे ने, बड़े बच्चे ने, एंड एक एथलेटिक बंदे ने, ठीक है, एथलेटिक बंदा है, और एक है जो
पैदा हुआ बच्चा है बस ऐसे ही हल्के से बॉल फेंक दी, ठीक है। तो यही डिग्री अवस्थाएं दिखाती हैं, उनका रिजल्ट दिखाती हैं कि कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये ही वो चीज दिखाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 से 6 डिग्री के होंगे तो बाल अवस्था में, बाल अवस्था में है तो मतलब 25% रिजल्ट आएगा। 6 से 12 है तो 50% रिजल्ट आएगा युवा, ठीक है। एंड 12 से 18 डिग्री पे है तो पूर्ण युवा है, 100% रिजल्ट आएगा। और 18 से 24 है तो आपका 75% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर जब आप आ जाते हैं फिर जब आप आ जाते हैं 24 से 28 पे, फिर वही आ जाता है आपका 2 से 6 डिग्री का रिजल्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। मतलब आप किसी काम को करेंगे और मान लीजिए आपके किसी स्थान पे आपने देखा कि ऐसे लिखा हुआ है बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और आपने देखा उनकी डिग्री क्या कहते हैं 25 है। तो 25 डिग्री में ये कहेंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि आप विवाह करना सोच रहे हैं, तो आपको शायद 6 महीने भी लग सकते हैं उस चीज को कंप्लीट होने में, या फिर आपको 12 महीने भी लग सकते हैं। और वहीं ये चीज आपकी अगर आपकी इन दोनों के बीच में होती तो आपको रिजल्ट 1 से 2 मंथ्स के बीच में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता, रोकना देखना ऐसा आपको नहीं पड़ता। तो दिस इज द मेन पॉइंट फॉर दिस। ठीक है, तो 28 से 30 डिग्री पे 0 डिग्री पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल वीक जोन, ठीक है। अब जब 0 से 2 डिग्री है तो 0% रिजल्ट, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो आपको बॉल फेंक रहा है, ठीक है ना, वो जो बच्चा है पैदा हुआ है हल्की सी हाथ में थी, उन्हें छोड़ दी, उसको पता भी नहीं, दैट मीन्स वो रिजल्ट इन डिग्रीज पे होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने जैसे लिया था बृहस्पति देव का फॉर मैरिज पर्पस के लिए, ठीक है, बृहस्पति देव मैरिज के लिए ही होते हैं और इसको आगे भी और हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि ये 0 है, दैट मीन्स ये 0 तब था जब आपके प्लैनेट्स, आपका मान लीजिए जन्म हुआ 11 तारीख 11/11/1995 को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 7 बज के कुछ मिनट पे मान लीजिए, ठीक है, 7:52 पे मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 7:52 पे अपना जन्म मान लिया। तो उस प्लेनेट उस टाइम पे बृहस्पति देव की डिग्री, आई डोंट नो किसी का भी हो सकता है, 0 से 2 डिग्री के बीच में था। तो दैट मीन्स एट दैट टाइम इट इज अ रिजल्ट 0, बट और आप जब अपनी कुंडली खोलेंगे एट प्रेजेंट टाइम इट ऑल्सो शो दिस 0 to 2 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन जैसे कि आप बड़े हो रहे हैं, ये प्लैनेट्स भी उसी तरीके से बड़े हो रहे हैं एंड वो गेन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वो भी इस चीज को गेन, मतलब वो समझ रहे हैं, वो भी इस चीज के लिए पौड़ अवस्था में आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। तो दैट मीन्स कि ये 0 और 2 डिग्री आपके लिए कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। स्टे काम, और ये डिग्रीज भी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती हैं और कभी कभार मोर पॉजिटिव रिजल्ट दे जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो हमारी राशियां हैं इनके तत्व होते हैं। और आप कहते हैं कभी कभार पंडित जी के पास बैठते होंगे आप, या कहीं पे भी बैठते होंगे, आप देखते होंगे हाँ भैया ये अग्नि तत्व का लड़का है,
हाँ ये लड़की तो धरा से जुड़ी हुई है ना, ये तो भैया घोड़े की तेज की तरह चलता है, कोई कोई कहता है अरे ये तो भैया सरल लड़का है, बिल्कुल। तो ये राशियां इनको सिंबलाइज करती हैं, जैसे आपकी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। ये पृथ्वी तत्व को, हमारी जो पहले बोली गई थी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अग्नि तत्व को सिंबलाइज करती हैं। वायु तत्व को हमारी सिंबलाइज करती है मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। फिर जल तत्व को हमारी सिंबलाइज करती हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। आपके लिए होमवर्क है, और या फिर अभी करके देखें कि ये जो राशियां लिखी हुई हैं इनके रूलिंग प्लैनेट क्या है। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप कोई भी कुंडली देखते हैं, है ना, तो उस पे लिखा होता है ऐसे, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कुंडली होती है उसको कहते हैं हम D1 और D4। एक ही कुंडली के दो नाम कैसे हैं ये मैं आपको पता चल जाएगा अभी। जैसे आप हिंदी में कर रहे हैं तो इसको लगन बनाने के लिए L बनाया, और ये तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हाउस, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट्थ, ये हो गया नाइन, ये हो गया 10th, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। ठीक है, तो पहला हाउस किसका रूलिंग है, हमारी मेष राशि का। ठीक है, तो ये मेष राशि हो गई, ये हमारी होगी वृषभ राशि, ये होगी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि का घर है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है ये घर है, तो ये पहली राशि का घर है ना। तो ये होगी मेष राशि, दूसरी होगी वृषभ राशि, तीसरी होगी मिथुन, चौथी होगी कर्क, पांचवी होगी सिंह, छठी होगी कन्या, सातवीं हो गई हमारी तुला, आठवीं होगी हमारी वृश्चिक, नौवीं होगी धनु, 10वीं होगी मकर, 11वीं होगी हमारी कुंभ और 12वीं होगी हमारी मीन। तो ये पहली राशि का घर है ना। तो इसको करते हैं, ये समझते हैं। अगर यहां पे दो लिखा होता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो घर है ये दूसरी राशि का घर है। दूसरी राशि कौन सी, हमारी वृषभ राशि का घर है। ये हमारी वृषभ राशि का घर है, वृषभ राशि का घर है। तो फिर हमारी काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेकिन हाउस कौन सा रहेगा, ये हाउस तो फर्स्ट ही रहेगा ना। मान लीजिए पहली राशि का, जो पहली राशि आनी थी मेष राशि, उसने घर कौन सा ले लिया, 12वां घर ले लिया। इस पॉइंट को हम आगे चल के और समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी नॉर्थ इंडियन कुंडली पे, जो आजकल हम देखते हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियन जो देखते हैं। और हम मूव कैसे करते हैं, क्लॉक की डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ मूविंग। बट इन साउथ कैसे करते हैं हम, दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट ओपनिंग पॉइंट फॉर दिस। आप ये कैसे बनाएंगे, आप इसको देखते हैं, हम इसको देखते हैं कि हम पहले अपनी नॉर्थ इंडियन वाली कैसे बनाते हैं। नॉर्थ इंडियन वाली के लिए हमने ये ले लिया, फिर हमने यहां से ग्रीन कलर की एक लाइन खींची बॉक्स बनाने के बाद यहां पे, फिर हमने एक यहां पे पॉइंट किया, यहां पे पॉइंट किया, यहां पे पॉइंट किया, यहां पे पॉइंट किया और एक स्टार बना दिया। कोशिश कीजिए, आपका बनेगा। ठीक है, अब
साउथ इंडियन वाली पे आते हैं। ये बनती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे ऐसे चल रही है घड़ी। तो लेकिन यहां पे क्या होगा, आपने तो एक बॉक्स तो बना लिया, बॉक्स बना लिया, और आपको यहां पे क्या करना होगा, एक लाइन यहां पे ऐसे, एक लाइन यहां पे ऐसे, ठीक है, ये हो गई, टू लाइन्स हो गई, मिड में टू लाइन्स हो, मतलब साइड साइड में थोड़ा सा आगे गैप करके लाइन्स हो गई। फिर आपको एक लाइन यहां और एक लाइन यहां, ठीक है। यू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो और रिमेंबर द पॉइंट इज कि जब आप ये बना लेंगे तो इसकी जो राशि यहाँ पे स्टार्ट होगी, ये यहीं से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, इसमें लिख देते हैं 11/11, कोई भी डेट जो है वो लिख देंगे और उसका नाम लिख देंगे या जन्म का लिख देंगे बस। लेकिन स्टार्ट ये ऐसे ही होती है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब ये हमारी लगन कुंडली है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया लगन, ठीक है। तो इसमें कौन सी राशि है अभी हमारे पे? इसमें है हमारे पे शुक्र। इसमें है हमारे पे जो तीसरी राशि है। तीसरी राशि कौन सी है हमारी? मिथुन। तो ये मिथुन राशि है, जिनके साथ बैठी हुई राशि है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारी तीसरी राशि है जिसके साथ बैठी हुई है शुक्र राशि। मतलब ये घर है पूरा का पूरा मिथुन राशि का, बट उसके साथ बैठी हुई है पहले घर में ही शुक्र राशि, ठीक है। इसको रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, पांचवी यहां पे, छठी यहां पे, सातवीं यहां पे, आठवीं ये रही, ऐसे करते करते हमारी दूसरे तक आ गई। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 5। 5 मतलब सूर्य सिंह राशि के साथ, मतलब सिंह राशि के साथ, सिंह राशि के साथ जो तीसरे घर में है, सिंह राशि के साथ जो तीसरे घर में है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दोबारा बोल रहा हूं, सिंह राशि के साथ जो तीसरे घर में है, चंद्रमा साथ विराजमान है, ठीक है। तीसरे घर में सूर्य राशि है जिनके साथ चंद्रमा विराजमान है, ठीक है, पहला। तीसरी राशि पहले घर में है जिनके साथ शुक्र विराजमान है। तीसरे घर में सूर्य राशि स्थान है, सूर्य राशि का घर है, और उनके साथ विराजमान चंद्रमा भी है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, लगन कुंडली। अब यहां पे हम देख रहे हैं डिग्री। तो लगन को मैंने आपको वहां पे बोला था D1 और D4। तो यहां पे इस पॉइंट को बेसिकली समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। D1 का मतलब जब यहां पे सारी डिग्री हम हटा दें तो ये D1 है, और जब आप इसको डिग्री के साथ देख रहे हैं तो ये D4 है, और बेसिकली इसको D4 ही कहा जाता है। D1 का प्रयोग ना करें, D4 ही करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है नवमांश कुंडली। ये नवमांश कुंडली होती है, ठीक है। अब जिस घर में चंद्रमा विराजमान है, जिस घर में चंद्रमा विराजमान है, उसी को यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है, उसी को यहां पे लिखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लगन कुंडली को हार्ट कुंडली और बॉडी भी कहा जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बॉडी ये बॉडी एक्सपेक्ट पे वर्क करती है। तो मान लीजिए किसी को भी अगर देखना है कि मैं मांगलिक हूं नहीं हूं, तो ये कुंडली बेसिकली देखी जाती है फॉर मांगलिक पर्पस के लिए, लगन कुंडली। बिकॉज मांगलिक होना बॉडी एक्सपेक्ट पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवमांश कुंडली वो होती है, मान लीजिए जिधर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जिधर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उस उसको हम दोबारा बनाएंगे। जैसे देखिए, ये बनाया हमने, ये ग्रीन, ये आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ था, दूसरे से। तो नवमांश कुंडली ऐसे बनेगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जो जो ग्रह लिखे हुए हैं जहां जहां पे, उनको आप लिख देंगे। मतलब पहले घर को आधिपत्य किसने किया है, हमारे वृषभ राशि ने। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे सूर्यदेव पांचवे के साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सूर्यदेव आ जाएंगे। ठीक है, नवमांश कुंडली को D9 भी कहते हैं। और इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि इसमें तो डिग्री नहीं है और वो, तो डिग्री होती है हमारी D4 कुंडली में और D9, और ये दो ही कुंडली हमारी बेसिक एक्सपेक्ट में काम आती हैं। D9 हमारा मन दिखाती है, मन दिखाती है। और एक चीज और हेल्प करती है कि जैसे जिसकी शादी हो रही है, एक्सवाइजेड, कुछ भी मतलब इंटरनली चिंता रहेगी, डिप्रेशन आएगा, इन काफी सारी चीजों का मेल जोल शादी के लिए ये हमारी नवमांश कुंडली शो करती है। इसको D9 कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हाउसेस हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। हाउस नंबर 1 रिफ्लेक्ट करता है हमारा रंग, रूप, आकार। ठीक है, चरित्र, स्वभाव, सेल्फ इमेज हमारी कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी होगी। आप किसी को देखते हैं, कहते हैं कि उसके तीखे दांत हैं, वो लंबा होगा नहीं होगा, दैट ऑल पर्सनैलिटी शोन बाय द हाउस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ समझिए, मान लीजिए ये हमारी कुंडली है, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, एग्जाम्पल है ये हमारे पे 2 आया, तो ये वृषभ राशि से रूल हो रहा है। वृषभ राशि क्या है, हमारी शुक्र देव की प्रे। तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये देखने में सुंदर होगा। शुक्र हमारे को दर्शाता है हमारी, हम देखने में कैसे होंगे, है ना। तो ये सुंदर होगा, को चेहरा अच्छा होगा, हाइट बैलेंस्ड होगी। ठीक है, मंगल होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए मंगल आते, मेष राशि होती, मंगल ग्रह होते, तो ही विल बी अ टॉल, डार्क, एंड हिज पर्सनैलिटी लाइक कि वो मिलिट्री में जाने लायक है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑल। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे, पहले ये चीजें समझ लें। फिर ये दूसरा हाउस है हमारा, इसमें क्या बताता है, हमारा परिवार कैसा है, समाज में हमारा रुतबा कैसा होगा, हमारे वाणी कैसी है, हमारे परिवार की वाणी कैसी है, हमारी धन बचत कैसा है, ये। ठीक है, तीसरा हाउस आता है एफर्ट्स और करेज का। इसको अति मेहनत हाउस भी कहते हैं और पराक्रम हाउस भी कहते हैं। जितना हम मेहनत करेंगे उतने ही हमारे को वो मिलेगा। ठीक है, मतलब लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ कुंडली एक्सपेक्ट। ये छोटे भाई बहन होंगे या नहीं होंगे उसको भी दर्शाता है। मेहनत कितनी करेगा और हिस फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका ये मंगल है। ठीक है, यहाँ पे मंगल बैठे, मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 नंबर की राशि है और यहाँ पे शनि बैठ गए, है ना। और आप मंगल के कारण आप फियर्स वर्क भी कर रहे हैं, है ना। बट आपको रिजल्ट इतने जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं ड्यू टू शनि देव का इस राशि में आगमन हुआ है।
और शनि देव और मंगल देव एक दूसरे के शत्रु हैं, है ना, जैसे रात और दिन, लाइक दिस। हाउस 4, आपकी मदर का पता चलता है कि किस प्रकार आपकी मदर है, ठीक है, आपका को कितना कंफर्ट मिलेगा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या होगा। अगर 5th हाउस में शुक्र देव आ गए तो आपकी मदर सुंदर भी होंगी, साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी के लाभ भी मिलेंगे माता की तरफ से, और आपकी माता के तरफ से आपको प्रेम भी अधिक मिलेगा। 5वां दिखाता है आपकी एजुकेशन, ठीक है, तो आपकी विद्या कैसी होगी, संतान कितनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, संतान कितनी होंगी, और आपके लव अफेयर्स कितने हैं। लव अफेयर्स इज नॉट अ बैड पॉइंट। लव अफेयर्स, पहले तो स्वयंवर होते थे, राम जी को सीता जी ने, कई कई ऋषि मुनि क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह करते थे, तो दैट इज नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट, इट इज अ पॉजिटिव वन, हाउ वी सी इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आप क्रिएटिव कितने हैं, मतलब चीजों को किससे कितनी अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी इसमें आती है। जो छठा हाउस है हमारा, वो वीक हाउस होता है, छठा हाउस, एंड हमारा थर्ड हाउस भी वीक हाउस होता है, एंड हमारा 12th हाउस भी वीक हाउस होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको डिजीज क्या होगी, आप डेप्थ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप शत्रुओं से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किस तरीके की नौकरी मिलेगी। 7वां हाउस है हमारा मैरिज और पार्टनरशिप का, किस तरीके का आपका जन्म साथी होगा, किस तरीके का आप पार्टनरशिप करना चाहिए बिजनेस में, या फिर आपको अकेले बिजनेस करना चाहिए, या आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, पब्लिक डीलिंग कैसी है, उसके अंदर का बिजनेस करना चाहिए या काम करना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे हमारी 8वें हाउस की, मिस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन का। डेट दिस हाउस इज वेरी डीप, दिस हाउस इज वेरी डीप। मान लीजिए आप रिसर्च एनालिसिस में जाएंगे, बायोटेक टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, क्या करेंगे, सब चीजें ये आपकी इस पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार हमारा जो छठा हाउस है और हमारा 8वां हाउस है, बेसिकली छठा हाउस तो डिजीजेस के लिए बोला गया है, बट मेन जो चीज है, डिजीज है, दुख है, कब तक होगा, कब तक नहीं चल, कब तक ये डिजीज रहेगी, या क्योरेबल होगी या नॉन क्योरेबल होगी, ये सब चीजें आपकी 8th हाउस बताता है। और आपको अचानक अचानक कोई भी झटका लगना हुआ, डिजीज की उससे लगना हुआ, या आपको पैसों में लगना हुआ, दैट ऑल थिंग विल बी टोल्ड बाय द 8th हाउस। नाउ कम टू 9th हाउस। 9th हाउस इज लक का, कैसा है आपका भाग्य, कैसे हैं आपके पिता, किस प्रकार है आपके गुरु, है ना, आपको कौन गुरु मिलेंगे, क्या मतलब, हाईली, मान लो एमआईटी में आपका एडमिशन होगा या आईआईटी में होगा, दैट विल बी आल्सो सीन बाय दिस हाउस, ठीक है। आप यात्रा कितनी करेंगे, ठीक है। एंड basically 9th and 10th house both will tell about the father. It is also a reflective house for the father, as 9th is a basic main house, but 10th house is also is reflective of your father. Why? Because it is a house of career and karma, and the son will follow his father, see how he doing, how he's working, हाउ इज फेथ, कैसे वो बात करते हैं, कैसे उनका नजरिया है, क्या वो चीजों को संभालते हैं, कैसे करते हैं, डेट ऑल विल बी ऑल्सो सीन बाय दिस। नाउ मूव ऑन टू 11th हाउस। 11th हाउस, आपको कितनी आमदनी होगी, कितने लाभ होंगे, आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्टली अ डेस्टिनी हाउस।
ट्वेल्थ हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप हाउस, बिकॉज आपको फॉरेन ट्रेवल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या आप अकेले ही रह जाओगे, ये हाउस ये दर्शाता है। आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी दर्शाता है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि केतु और राहु किस स्थान पे बैठे हुए हैं। ठीक है, किस हाउस में बैठे हुए हैं, स्थान माने हाउस। ठीक है, फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट 5 9 हाउस इज कॉल्ड अ त्रिकोण हाउस, लक प्लस धर्म हाउस। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब। एंड 6 and 8 12th house, these are the weak houses. These are the weak houses. आपके लिए एक मैंने ये बना दिया है, इसको आप ये चेक भी कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, देखते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको पहले ये देख लें, त्रिकोण हाउस। अब देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक बना हुआ है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये टेंथ हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। ठीक है, तो ये कैसे होगा त्रिकोण हाउस? दिस वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 5 and 9, 1 5 and 9, these are the destiny houses. ठीक है, and these first, fourth, fifth, 7th and 10th, these are the center houses. These are the center houses, मतलब these are the destiny houses, these are the center houses, 1 4 7 and 10. And if you have some like Surya plus चंद्र बैठे हुए हैं, तो यू हैव द प्लस ऑफ हिम। मान लीजिए योर सूर्य देव चमक है, चंद्रदेव मन है, और वो पहले हाउस में बैठे हुए हैं, कि मतलब डेस्टिनी प्लस आपकी करेक्टरिस्टिक प्लस एवरीथिंग, सब चीज मतलब फ्लरिश हो गई है, बढ़ गई है। मतलब जो मान लो अभी 70% लग रहा था, वो 99.99 हो गई है, मतलब फर्स्ट हाउस में अगर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई ना। अब देखिए पहले तो ये बन रहा था, लेकिन जैसी इसमें जैसी इसमें आपके एक और प्लेनेट आ गया, सूर्य प्लस चंद्र, तो आपकी यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। एंड दिस शो बेस्ट ऑन बेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑल अराउंड। केवल हमें 3 की याद रखनी है। गुरु की जो दृष्टि होती है 5वें 7वें और 9वें घर पे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, केवल हमें 3 की याद रखनी है। गुरु की जो दृष्टि होती है 5वें 7वें और 9वें घर पे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो पहली दृष्टि कौन सी हो गई? पहली तो यही है, अपने घर में ही है। दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। अब पांचवी हमारी यहाँ पे हो गई, ये पांचवी हमारी हो गई। अब पांचवी दृष्टि हो गई हमारी ये, छठी हो गई हमारी ये, सातवीं सातवीं हमारी दृष्टि ये हो गई। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। आठवीं ये हो गई और नौवीं हमारी ये हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए गुरुदेव यहां बैठे हुए थे, तो अपने घर में देख रहे थे, इधर देख रहे थे, है ना। तो आपको केवल याद रखना है कि जो पहले उस पे है,
पहले जहां पे बैठा हुआ है वो अपोजिट अपने देखेगा ही देखेगा, मतलब अपने सामने वाले घर को तो देखेगा ही देखेगा, पहला और सातवां घर तो देखेगा ही। मान लीजिए गुरु अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो एक दृष्टि तो यहाँ पे उनकी कंफर्म है ही है ही। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे पहला है तो ये सातवीं होगी ही, एक दो तीन चार पांच छह सात, सातवीं होगी ही, मतलब वो सामने वाले घर को तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, आठवीं यहाँ हो गई, नौ आठ सॉरी आठवीं यहाँ हो गई, आठ आठवीं यहाँ हो गई, नौवीं यहाँ हो गई, इस घर को भी वो देखेंगे। ठीक है, और गुरुदेव जिस भी घर को देखेंगे उसकी वृद्धि करेंगे, उसको बढ़ाएंगे ही, घटाएंगे नहीं। मान लीजिए मंगल ग्रह यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, तो कैसे होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहली दृष्टि तो यही है, सातवीं ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं यहाँ पे, और आठवीं। मतलब मंगल देव की दृष्टि है हमारी पहली, सातवीं दृष्टि है, चौथी दृष्टि है और आठवीं दृष्टि है। मंगल देव अगर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी वृद्धि करेंगे, अगर आपके शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी हानि करेंगे। इस शत्रु और मित्र को हम देखेंगे आगे चल के, पहले हम दृष्टि देख लीजिए। मान लीजिए मंगल ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, आइए अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव की दृष्टि है चौथी, आठवीं, और हर एक ग्रह की अपने सातवें स्थान पे दृष्टि होती ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां हानि करेंगे या लाभ करेंगे, इसके बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। अगर वो मित्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, मैत्री है उनकी मित्र ग्रह के साथ, तो आपके लिए फायदा करेंगे। अगर नहीं है और या फिर न्यूट्रल ग्रह के साथ है तो उस हिसाब से वो फायदा या नुकसान देंगे, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए आप मंगल ग्रह इस स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए इसकी दृष्टि क्या होगी। कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रिडिक्ट ना करें कि उसके सामने वाले घर को आपने कह दिया ये सातवां स्थान है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। जैसे पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 10 11 12, आप इसको निकाल के मुझे बताएं। मंगल देव की दृष्टि है हमारी पहली, सातवीं दृष्टि है, चौथी दृष्टि है और आठवीं दृष्टि है। मंगल देव अगर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी वृद्धि करेंगे, अगर आपके शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी हानि करेंगे। इस शत्रु और मित्र को हम देखेंगे आगे चल के, पहले हम दृष्टि देख लीजिए। मान लीजिए मंगल ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी दृष्टि सामने वाले घर पे तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इधर पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये है शनिदेव की। शनिदेव की 3 दृष्टि है, पहली है तीसरी, सातवीं सबकी होती है, शनिदेव की सातवीं भी है, 10वीं और 10वीं दृष्टि है। आइए शनिदेव की इस स्थान पे बात करते हैं। शनिदेव इधर है और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जिनमें से शनिदेव जिस भी स्थान पे बैठे हुए हैं उससे सामने वाला स्थान को अपने देखेंगे ही देखेंगे, वह सातवां स्थान होगा। जो उनकी मुख्य दृष्टि है वो है तीसरी, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, सातवीं, और 10वीं इतनी नहीं मानी जाती क्योंकि एंगल बढ़ जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था 360 डिग्री के उस पे है, डिग्रीज होती है। तो बड़े ही एक फैसिनेटिंग केस की बात करते हैं। रावण रावण ने क्या किया था, सभी ग्रहों को अपना बंदी बना लिया और उनको अपने कारागार में डाल दिया, पर
शनिदेव को उसने अपने सिंहासन के साइड के कारागार में डाला। तो वहां से शनिदेव उसको तिरछी नजर से देखते रहे, वही तीसरी दृष्टि कहलाती है। और इसी कारण से कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि से उसका नाश हो गया। बट जो भी था अच्छा हुआ, और रावण मर गया, और लेकिन हर साल जिंदा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। पहला है बुध। बुध देव भी, इनकी दृष्टि अपने तक ही सीमित है, 7वें स्थान पे ही देख पाते हैं ये। और कोई भी गुरु, शनि और अपने मंगल देव के अलावा किसी की भी दूसरी दृष्टि नहीं होती, वो 7वें स्थान तक ही देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं तक के लिए खत्म होता है। आज के लिए शब्बा खैर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।